नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो बच्चे लोग, क्या आप तैयार हैं? देखिए, घड़ी में आपके बज गए हैं 9:30 और हर रोज शाम को 9:30, शाम नहीं, रात 9:30 बजे आपको तैयार हो जाना है अपने पेन, नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक के साथ। और यहाँ पे होगी हमारी वीडियो प्रीमियर। हम आपको 11 दिन में 11 चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। देखिए, अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप ये देखोगे ना, आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, अगर आप मेरी बात मानो तो। ठीक है, सिर्फ 11 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो एंड आपके इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, आई प्रॉमिस। अगर आप मेरी एक एक चीज सुनते हो, समझते हो तो, एंड अगर आप ये 11 दिन अपना पूरा एफर्ट लगाते हो तो। ठीक है, मैं आपको ये जो रिवीजन करवाऊंगी ना, ये 11 दिन, ये किस बेसिस पे कराऊंगी, तो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, रिवीजन पेपर्स देखे, सैम्पल पेपर्स देखे एंड लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। एकदम बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जानी है। ठीक है, तो आज डे 1 है और हम देखेंगे ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको देखने मिलेगा 2 एमसीक्यूज, 2 एक-एक मार्क के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे एंड 2 मिलेंगे आपको 2-2 मार्क के सवाल, यानी 4 मार्क का, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। तो टोटल 8 से 10 नंबर के आप सवाल इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है ये चैप्टर, तो अच्छे से समझना तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, फिर से मैं यहाँ ब्रश लेती हूँ। ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो हर टॉपिक में इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर आपको एकदम डीप में अच्छे से समझाऊंगी और हर क्वेश्चन का अप्रोच भी बताऊंगी कि कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या बनाना है। ओके, अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा ना, तो लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा वो भी देख ले तो। ठीक है, ओके। सबसे पहला जो आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है, मीनिंग ऑफ अ डायग्राम एंड अ ग्राफ। आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। डायग्राम और ग्राफ के बीच का फ़र्क आपको बताना है। 2 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये, जिसमें आपको डायग्राम के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं, ग्राफ के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं। तो यानी आपको 4 फ़र्क बताना है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि डायग्राम क्या होता है और ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय अ वे ऑफ पिक्चर। जब आपके सामने कोई डेटा है और आप उसको पिक्चर के रूप में दिखा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायग्राम। एंड डायग्राम बनाने के लिए स्केल्स और मेजरमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ सेम वही चीज़ होती है कि आपके सामने कोई डेटा है, उसको जब आप पिक्चर का रूप दे देते हो, तो वो ग्राफ बन जाता है। तो ये मीनिंग हो गया। अब दूसरा फ़र्क क्या है भाई, तो देखिए, जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको थरो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी नहीं है आना। यानी अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, तो भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, उस समय आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरा इम्पॉर्टेंट फ़र्क, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तीसरा, अगर आपके सामने डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया गया है, अगर आपके सामने जो डेटा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है, तो आप डायग्राम बनाते हैं। और अगर आपका जो डेटा है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है, तो आप ग्राफ बनाते हैं। ये आपका तीसरा फ़र्क हो गया। चौथा देखिए, ये जो डायग्राम है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा के लिए बनाया जाता है एंड कोई ले पर्सन, यानी जो अनपढ़ गवार है, वो भी बड़े ही आसानी से डायग्राम को समझ सकता है। बट ये जो ग्राफ होता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है एंड अगर इसको किसी को समझना है, तो भाई उसको है ना, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो ग्राफ को समझ पाएगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम और ग्राफ के बीच का फ़र्क क्लियर हो गया है। ये देखिए, जो मैंने आपको वर्ड यूज़ किया था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंफॉर्मेशन हो तो आप डायग्राम बनाते हैं, तो यह है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यह है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये हो तो आप ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक है, ये आप 3 मार्क्स के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 मार्क के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ये जो डायग्राम है और ग्राफ है इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो चलिए हम समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है ये। तो सबसे पहला देखिए, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन डायग्राम और ग्राफ की मदद से हम इसे लेस कंफ्यूजिंग और आसान बना सकते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको ट्रेंड्स देखने हैं ना कि कौन से साल में क्या चला, कौन से साल में क्या नहीं चला, ऊपर नीचे, तो ये सब आप डायग्राम और ग्राफ की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए भी डायग्राम एंड ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अगर हमारे सेक्टर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो आपको देखना है ना, तो आप डायग्राम और ग्राफ बना के आसानी से देख सकते हैं। चौथा, अगर आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन ग्रुप एंड क्लासेस, रीजन, सेक्टर या टाइम पीरियड्स के बीच में, तो आप अगर डायग्राम और ग्राफ बना के करते हैं ना, तो आप बड़े ही आसान से आराम से एंड आसानी से आप समझ सकते हैं। एंड लास्ट, इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है अगेन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट जब हम इसको डायग्राम या ग्राफ की मदद से किसी को समझाएं, तो जो समझा रहा है उसका भी टाइम एंड एफर्ट सेव होता है और जो समझ रहा है वो भी बड़े ही आसानी से समझ लेता है। तो ये है डायग्राम और ग्राफ का इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, I mean to say economics is not just a subject, it is more than that. आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया है एंड आप क्लियर भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 6th पॉइंट भी है। ओके, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, जैसे डिमांड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट्स है वो डिफ़िकल्ट है, बट डायग्राम की मदद से आपने वो सारे चैप्टर्स बड़े ही आराम से कर लिए ना, तो वही ये बता रहा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3 मार्क के लिए भी कर सकते हैं, तो 3 मार्क के लिए एक्सपेक्ट कीजिए एंड सब कुछ याद कर लीजिएगा। फिर आता है, ये भी आप 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायग्राम, ओके ये तो हो गया, हाँ ये रहा, कि कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप डायग्राम या ग्राफ बना रहे। तो सबसे पहले देखिए, आपको है ना, आपके सामने जब डेटा होगा तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सा डायग्राम बनाएंगे या कौन सा ग्राफ बनाएंगे। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके हिसाब से आप देखोगे कि कहीं बार डायग्राम बनाना है क्या, कि कहीं पाई डायग्राम बनाना है, कि कौन सा ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपको ये चॉइस करना है। सेकंड, जो भी आप चीज़ बना रहे हो, भले डायग्राम बना रहे हो या ग्राफ बना रहे हो, उसको नीट एंड क्लियर बनाओ। कलर्स की मदद लगे तो कलर्स की मदद लो, शेड्स की मदद लगे तो शेड्स की मदद लो। तीसरा, स्केल एंड मेजरमेंट का बराबर से इस्तेमाल करके बनाओ। चौथा, एक्सिस आप रिप्रेजेंट कीजिए, एक्सिस पे ही आप अपने डेटास को, डिटेल्स को डिनोट कीजिए। एंड पांचवा, डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा लिखना ना भूले, कि आपने जो भी डेटा लिया है इस पिक्चर के लिए वो कहाँ से लिया है, वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा मेंशन करते हैं कि मैंने ये डेटा इस वेबसाइट से लिया है, तो जो भी उस डायग्राम को या ग्राफ को देख रहा है वो उस डायग्राम और ग्राफ पे विश्वास कर लेता है। ठीक है, एंड आपको मेथड भी लिख देना है कि आपने डेटा कैलकुलेट कैसे किया है, तो ये और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ा देता है। नाउ ये सारे जो है वो टाइप्स ऑफ डायग्राम है, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 मार्क्स में, क्या पता पूछ ले। तो पिक्टोग्राम है, स्कैटर डायग्राम है, लाइन डायग्राम है, सर्कल डायग्राम है, बार डायग्राम है, पाई डायग्राम है। ओके, अब हम समझते हैं कि ये टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ओके, पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स बिटवीन टू वेरिएबल्स आर ऑफन ड्रॉ। ओके, देखिए ऐसा पूछा जा सकता है ये, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी 1 मार्क में अगर पूछ लेते हैं तो आप एबल होने चाहिए लिखने के लिए। तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्या होता है कि दो वेरिएबल्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स आपके पास हैं, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, तो आप क्या करेंगे, उसी रिलेशनशिप को या तो शेप या स्लोप की मदद से आप दिखाते हैं, उसी को कहा जाता है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। जैसे कि सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व, राइट। ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप शेप या स्लोप की मदद से रिलेशनशिप दिखा रहे हैं ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो ये जो है ये क्या है, टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम है। और एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। क्लियर, ओके।
ये देखिए यहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ये भी देख लेते हैं। क्या पता पूछ लिया जाए कि बार डायग्राम क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, बड़ा ही सिंपल है। इमेज से तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये है बार डायग्राम, है ना, आप जानते हैं। वेरी गुड। तो देखिए बार डायग्राम क्या है कि ये जो वेरिएबल है ना, इसकी जो वैल्यू है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वेरियस कंपोनेंट में। जो मेरे पास वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बहुत सारे कंपोनेंट में, उसी को कहा जाता है बार डायग्राम। ठीक है, वेरी गुड। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार बनाया जाता है और हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट बार बनाया जाता है जिसका हाइट और लेंथ अलग होता है। अगर मैं और बात करूं तो ये जो बार डायग्राम है 3 टाइप के होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या है, एकदम सिंपल, ऐसे ये वाली, ये 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 मतलब वेरिएबल के जो वैल्यूज हैं वो आपको एक बेस पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा इसका एग्जाम्पल। और क्लस्टर्ड बार डायग्राम क्या है, ये देखिए, इसका एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। ये है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके जो वैल्यूज हैं, जो वेरिएबल्स हैं उसके जो वैल्यूज हैं वो एक ही बेस पे तो हैं लेकिन अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हैं, अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हैं। ओके, डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है, तो इसमें क्या है कि सिंगल बेस पे ही वेरिएबल्स होते हैं। ये रहा बेस, इसमें ये रहा बेस, इस पे है वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक्चुअली ऐसे ही हैं बट सब डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का डेटा मिला के हम इसको बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम उसी एक हॉरिजॉन्टल बार में डिवाइड करके दिखा देते हैं। दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड बार डायग्राम। एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल हैज सब कैटेगरीज। बड़े ले लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि आप बड़े ही आसानी से समझ जाएं। देखिए, ये है अपना डिवाइडेड बार डायग्राम। नाउ आप ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप बार डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए, पहला जो विथ है ना बार का, ये विथ होता है, ये है ना, हर एक बार का सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लेंथ है ना वो सेम नहीं होना चाहिए। लेंथ तो भाई वेरिएबल के वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए, लेंथ थोड़ी ना सेम होगा सबका, लेंथ तो अलग अलग होता है, कोई ऐसे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो लेंथ तो सबका अलग होता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार शुड बी इक्वल, ये जो डिस्टेंस है ना ये इक्वल होना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही बनाया है इसलिए ये इक्वल नहीं है। चौथा, ऑल बार्स रेस्ट ऑन द लाइन। ओके, सारे के सारे जो बार है वो एक ही लाइन पे होना चाहिए और वो लाइन है हमारा एक्स एक्सिस। एंड ये जो वर्टिकल बार है ये लेफ्ट से राइट में आपको अरेंज करना है, इधर से बनाना स्टार्ट नहीं करना है बल्कि इस साइड से बनाना स्टार्ट करना है। ओके, व्हाट इज पाई डायग्राम, एक सर्कल है, एक सर्कल है उसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में बांट दिया है, तो वो है अपना पाई डायग्राम। ये रहा एग्जाम्पल। ओके, एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। एक्सपेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता, हम कुछ भी हो सकता है, तो समझने में क्या जाता है। तो देखिए, आप जो सर्कल बना रहे हो 360 डिग्रीज का होना चाहिए। एंड जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं उस सर्कल में वो बराबर वैल्यू रखना है, प्रोपोर्शनल रखना है। मतलब अगर 36 बोला है तो 36 ही रखो, 38 मत कर दो। ठीक है, एंड अगर आपको कंपैरिजन करना है ना डेटा का डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ, तो आप 2 पाई ग्राफ बना के कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइम सीरीज ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, लोगरिथमिक ग्राफ्स, इतने सारे ग्राफ्स होते हैं, बट दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. यस, दे मे आस्क व्हाट इज टाइम सीरीज ग्राफ. टाइम सीरीज ग्राफ क्या होता है वो पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में. तो आप एबल होने चाहिए लिखने के लिए. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सी, ट्रेड साइकिल जो होता है ना, मतलब बिजनेस कभी आपका बूम पे चला जाएगा, कभी आपका बिजनेस डिप्रेशन में चला जाएगा. तो ये जो ट्रेड साइकिल होता है ना, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, रेगुलर या इरेगुलर चेंजेस होते ही रहते हैं. भाई बिजनेस है, चेंजेस तो होंगे ही ना. तो इन्हीं चेंजेस को जब मैं स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से ग्राफ के फॉर्म में दिखा देती हूँ ना, तो वो बन जाता है टाइम सीरीज ग्राफ. ठीक है, क्लियर है? ओके. अब अगर हम बात करें तो ये और टॉपिक आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी की क्या सहायता है भाई, टेक्नोलॉजी किस तरह से मदद करता है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में. तो भाई बहुत तरीके से मदद करता है. देखिए, हम जिस एज में रह रहे हैं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का एज है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर रोज़ करते हैं. अगर हमें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट करना है तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं उन्हें. मूवीज़ देखना है, म्यूज़िक सुनना है, गाड़ी चलाना है, कुछ ख़रीदना है, हर जगह हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. उसी तरह से हम अपने पढ़ाई में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. ये इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा आर्ट या साइंस है जो हर रोज़ बदलता रहता है. भाई जैसे ही ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर बदलता है ना, जैसे जैसे, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी बदलता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही चीज़ ही है. ठीक है. तो बहुत सारे इसमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए. तो पहला टेक्नोलॉजी है हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसमें हम फर्स्ट प्रेजेंटेशन देखें. कॉम्प्लिकेटेड जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो बहुत मुश्किल मुश्किल थियरीज है, उसको हम आसान कर सकते हैं पीपीटी की मदद से. ठीक है. अगर मैं आपको बोलूँ, अभी अभी बजट निकला है, मैं आपको बोलूँ कि पूरा बजट मेरे को समझाओ, तो आप उसको 3 स्लाइड में आसानी से समझा सकते हो. पहले में आप उसका मतलब लिख सकते हो, फिर आप 2 अकाउंट बना के बाकी के 2 स्लाइड में समझा सकते हो. तो प्रेजेंटेशन से इकोनॉमिक्स को समझना बड़ा आसान हो गया है. सेकंड, एक्सेल वर्कशीट्स. देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे डेटा आते हैं. ठीक है. रिसर्चर्स को बहुत सारे डेटास का इस्तेमाल करना होता है. तो भाई थाउजेंड ऑफ डेटास चले जाते हैं, तो उसको एक प्रॉपर वे में वो लोग एक्सेल वर्कशीट्स में डालते हैं एंड देन उस पर काम करते हैं. आपको सम करना है, आपको माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब का सब हो जाता है बड़े ही आसानी तरीके से एक्सेल वर्कशीट में. थर्ड इज डायग्राम एंड ग्राफ. कंप्यूटर में बहुत सारे डायग्राम और ग्राफ होते हैं, ये पीपीटी वगैरह में, वर्ड वगैरह में. आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालो, वो आपको डायग्राम और ग्राफ बना के दे देंगे. तो वैसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि डायग्राम और ग्राफ की मदद से कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. स्टोरेज टूल्स. देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं. क्या पता आगे भी आपको रिसर्च करनी है, तो उन सब को प्रिजर्व करने के लिए आपको कोई स्पेस तो चाहिए ना. तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, डिगी लॉकर, ईमेल. इन सब में अगर आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं तो वो कभी लॉस्ट नहीं होगा. एंड देन अदर टूल्स भी हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में हमको मदद करते हैं, जैसे कि SPSS, SHAZM, व्यूज़, SAS. ये सब इसीलिए बनाए ही गए हैं ताकि अगर आपके पास डेटा है वो लाखों में भी हो ना, तो भी आप एक बार राइट क्लिक में राइट फॉर्मूला डालो एंड आपको सब कुछ जो भी आपको उन डेटा के साथ करना है आप कर सकते हो. तो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में हमारी मदद करते हैं. ये आप 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डीप में समझाया. ठीक है. अब अगर हम आगे बढ़े तो भाई कॉशन इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखना है जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. तो देखिए, कंप्यूटर की मदद से हमारा जो स्टडी का प्रोसेस है वो इजी और फास्ट तो बन गया है, लेकिन ये कभी भी हमारे स्टडी के प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता है. ठीक है. अगर आप राइट कमांड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो कंप्यूटर में,
तो आप अपना बहुत सारा डेटा और मटेरियल भी लूज़ कर सकते हो। तो आपको ये सब देखते हुए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। दूसरा टेक्नोलॉजी जो हमारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में हमारी मदद करता है, वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। सी नाउ हाउ इंटरनेट हेल्प्स अस। तो देखिए, आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं इंटरनेट पे। कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स होते हैं जो पीपीटी रखते हैं, स्टडी मटेरियल रखते हैं, वर्कशीट्स रखते हैं। एक लिंक पे आप क्लिक करते हो एंड आप उन सबको एक्सेस कर पाते हो। सो इन दिस वे इट हेल्प्स। सेकंड, एक्टिव लर्निंग। कुछ एक्सपर्ट्स लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं इकोनॉमिक्स के, एंड देन यू कैन विजिट ऑन देयर साइट एंड यू कैन गेट एक्सेस ऑफ देम। आप आसानी से उसका एक्सेस ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, आप समझ सकते हो। तो अगर आपको एक्टिव लर्निंग करना है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो भी इंटरनेट आपकी बहुत मदद करता है। देन आपको बहुत सारे रीडिंग मटेरियल इंटरनेट की मदद से मिल जाते हैं। बहुत सारे बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाती है मोस्टली, या फिर थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है इंटरनेट पे। एंड ये सब आपको मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाता है। या फिर अगर आपको मिसएलनियस, यानी अगर आपको कोई कोड चाहिए, कुछ रेफरेंस बुक का नाम चाहिए, कुछ भी चाहिए, सर्च कीजिए एंड आपको मिल जाएगा। सिक्स्थ वन इज़ डेटा। इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारा डेटा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का बजट हो गया, बैंकिंग का डेटा हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना है, ये सब अगर आपको देखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट डेटा का इस्तेमाल करो। अगर आप डेटा ही गलत पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई ही गलत होगी। तो इसके लिए आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके डेटा को पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। नाउ, कॉशन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। जैसे कंप्यूटर था वैसे इंटरनेट भी है। इंटरनेट एक टूल है, लेकिन ये हमारे बुक्स और हमारे टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ आपको चीज़ें बता सकती हैं बट सिखा नहीं सकती, वो सिर्फ आपके टीचर्स ही सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम की चीज़ें तो होती हैं, बट बहुत सारे इरिवेलेंट इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आपके पास विजडम होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप ही मिसलेड होने वाले हैं, और कोई मिसलेड नहीं होने वाला। ओके, नाउ डेटा सीडी। देखिए, अब और टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स की स्टडी में हमारी मदद करती हैं। कुछ अथॉरिटीज़ और कुछ एजेंसीज, जैसे कि कुछ लेबोरेटरीज, कुछ रिसर्च सेंटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये क्या करते हैं, ये लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, ठीक है। एक डिस्क में ये लोग सारी डेटा, सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं और फिर इसको बेचते हैं रिसर्चर्स को या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। एंड देन ये इसका इस्तेमाल करके सारे डेटा को एक्सेस करते हैं और जो भी काम होता है वो कर लेते हैं। कुछ फेमस सीडीज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं। Now what are the difficulty in using data CD? अब ये जो डेटा सीडी है, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारा डेटा उसमें होता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमको यूज़ करने में। अगर आपको सही तरह से इसको यूज़ करना नहीं आता है तो आप वो डेटा कभी एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है एंड ईजी भी है। तो ये चैप्टर इजी है मेरे हिसाब से, कुछ भी इसमें था नहीं, बहुत ही इजी टाइप सा ये चैप्टर है। मैंने आपको बड़े ही आसान लेमन लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिया है। अगर इसी तरह से आपको चैप्टर 2 देखना है तो कल फिर से 9:30 बजे रात को याद रखिएगा, आ जाइएगा। अब ज़रा आप एक काम कीजिए, मेरे को इसका आंसर बताइए। चलिए, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इज ड्रॉन, टेल मी। डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये होना चाहिए। ग्राफ के लिए आपके पास कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये जो बाकी के MCQs है ना, 3, 4, 5, चलो दिस इज़ योर होमवर्क। जल्दी से इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड मैं चेक करूँगी, ठीक है, कि आपको कितना आता है। चलिए, मिलेंगे आपसे फिर एक अगली वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, अगर हेल्प मिली है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि आगे और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते।